सफलता के सारथी की ओर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बने, आप सभी के सपने पूरे हों। देखिए, जीवन जीने के दो तरीके होते हैं, या तो आप राम के रास्ते से जीवन जी सकते हैं या आप कृष्ण के रास्ते से जीवन जी सकते हैं। दोनों ही अद्भुत है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और हम शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। आज है 13 अगस्त और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर्ड करने वाला पहला देश बन गया है? देखिए, ये चीज़ जो थी काफ़ी चर्चा में थी, न्यूज़ में आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा। यह देश है रसिया। देखिए, रसिया की मैप पे स्थिति है, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं। रसिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने बयान दिया था कि उन्होंने जो पहला डोज है वह अपनी बेटी को लगाया ताकि वह प्रूव कर सकें ये जो वैक्सीन है वह सेफ है। देखिए, इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है मॉस्को के गोमिया इंस्टीट्यूट के द्वारा। और रसिया के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन के नियामक के रूप में इसको मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही रूस कोरोना वायरस वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश बन गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, मैं बात करूं कोविड-19 के बारे में, इसके बारे में बात करने की जरूरत है नहीं। काफ़ी बुरी तरह से इसने प्रभावित करके रखा है पूरी कंट्री को, पूरी दुनिया को। कंट्री कहाँ बोल रहा हूँ मैं। इसे नोवेल कोरोना वायरस के नाम से जाना जाता है, या आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं। इसका जो पहला केस आया था वह दिसंबर 2019 में आया था, चीन के वुहान में देखा गया था। देखिए, इसका नाम कोविड-19 इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो पहला केस था वह 2019 में मिला था, इसलिए इसका नाम रख दिया कोविड-19। अब मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में। देखिए, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी एक वैक्सीन तैयार कर रही है। उससे भी हमें काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि उसके 2 ट्रायल तो पूरे हो चुके हैं। अब उसका जो अगला ट्रायल है, तीसरे ट्रायल, उसके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है और सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है कि अगस्त के अंत तक हम 3rd ट्रायल शुरू कर देंगे। तो उस वैक्सीन से भी काफ़ी उम्मीद है, 2021 तक वैक्सीन के आने की उम्मीद है। और मैं बात करूं स्लोवाकिया के बारे में, तो स्लोवाकिया कोरोना से मुक्त होने वाला पहला देश बना है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। श्रीलंका और मालदीव्स के बारे में मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ क्योंकि हाल ही में ये दोनों देश रुबेला व खसरा से मुक्त हो गए हैं। WHO ने को टारगेट दिया था 2023 तक मुक्त होने का। 2020 में इन्होंने अपना टारगेट पूरा किया और ये रुबेला और खसरा से मुक्त हो गए हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन पेरू के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? देखिए, पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो यह पेरू के रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष के पद पर भी रह चुके हैं। वाल्टेरी रोजर जगह लेंगे एल्वारो कैटरियानो वेलिडो की। अगर मैं बात करूं पेरू के बारे में, देखिए पेरू की स्थिति यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में यह स्थित है। देखिए, पेरू से क्वेश्चन बनता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी किस देश में पाई जाती है? तो देखिए, चांदी से बनती है पायल, पायल पहनी जाती है पैरों में, तो सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ पाई जाती है? पेरू में। तो ये एक ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं, वैसे आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं। देखिए, पेरू की जो राजधानी है वह कौन सी है? वह राजधानी है लीमा, है ना। अब मैं बात करूँ यहाँ पे भाषा कौन सी चलती है, यहाँ पे स्पेनिश भाषा चलती है। राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वह है मार्टिन विजकारा। करेंसी है पेरुसोल, ठीक है, करेंसी है पेरुसोल, तो उनको आप याद रखिएगा। बात करें अगर हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए हिचेम मिचिची, इनको काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं हम, है ना। हिचेम मिचिची जो है, इन्हें ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें अगर हम हामिद बकायको के बारे में, तो आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये लगातार 6वीं बार, है ना, लगातार जीते हैं, लगातार 6वीं बार बेलारूस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में, तो आप डेली करंट अफेयर्स की अगर वीडियो देख रहे हैं तो ये सारे ऑप्शंस आपसे काफ़ी अच्छे से बन रहे होंगे। और अगर आप नहीं देख रहे हैं और आप चैनल पे नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और लाइक आप अभी कर दीजिए क्योंकि हो सकता है बाद में आप लाइक करना भूल जाएँ। इसलिए बात करते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये एकमात्र भारतीय हैं अक्षय कुमार। देखिए, ये जो लिस्ट है इसमें अक्षय कुमार है 6th प्लेस पर। अक्षय कुमार की कुल कमाई इस बार की है 362 करोड़, ठीक है। और ये जो लिस्ट है इसमें पहले स्थान पर रहे हैं ड्वेन जॉनसन।
फोर्ब्स ने बताया है कि जो अक्षय कुमार है इनकी सर्वाधिक कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए होती है, तो उनको आप याद रखिएगा। वैसे अक्षय कुमार 6 प्लेस पर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो विराट कोहली जी, देखिए विराट कोहली जी जो टॉप 100 हाईएस्ट पेड एथलीट है, उस सूची में विराट कोहली जी 66 प्लेस पर हैं, और इसको तो मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसको तो आपको देखते से याद आ जाना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ रोजर फेडरर के बारे में, देखिए रोजर फेडरर फोर्ब्स के द्वारा जो 100 एथलीट्स की लिस्ट जारी की गई थी सबसे ज़्यादा कमाई करने वालों की, तो उसमें पहले स्थान पर रहे हैं रोजर फेडरर, तो उनको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ काइली जेनर के बारे में। देखिए सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की लिस्ट में यह शीर्ष पर आई है काइली जेनर, तो उनको भी आप याद रखिएगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी है? देखिए इसको लिखा गया है योगेंद्र यादव के द्वारा। यह पुस्तक जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। अब मैं इस पुस्तक के बारे में अगर बात करूं, तो यह पुस्तक भारतीय लोकतंत्र के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए लिखी गई है। योगेंद्र यादव जो हैं, ये स्वराज इंडिया नामक राजनीतिक दल के संस्थापक भी हैं, और जो अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था उसमें इन्होंने सक्रिय भूमिका भी निभाई थी। देखिए अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो यतीश यादव है, हाल ही में इनकी एक बुक आई है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कवर्ट ऑपरेशन, तो इसको आप याद रखिएगा, थोड़ा बड़ा सा नाम है। अगर मैं बात करूं निरुपमा यादव के बारे में, देखिए निरुपमा यादव जो है इनकी हाल ही में एक बुक आई है विशेष कोड टू बिन नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है हाल ही में। अब मैं बात करूं हसन जैदी के बारे में, देखिए इन्होंने एक काफ़ी फेमस उपन्यास लिखा है जिसका नाम है द एंड गेम। द एंड गेम, ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक और बुक को मैं आप लोग को रिवाइज कराना चाहता हूँ। हाल ही की 1-2 दिनों के करंट अफेयर्स में डिस्कस हम कर चुके हैं उस बुक को, जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। अमेजिंग अयोध्या, देखिए भूमि पूजन हो चुकी है, तो उसी के ऊपर तो नहीं है ये, लगभग इसमें पूरी हिस्ट्री बताई जाएगी कि अयोध्या के लोग किस प्रकार से रहते थे। राम जी सीता जी के जीवन के बारे में इस बुक के बारे में बताया गया है, और इसको लिखा है नीना राय ने, तो इसको आप याद रखिएगा, हो सकता है इससे आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिले। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सेल का नया चेयरपर्सन किसे चुना गया है? देखिए सेल के जो नए चेयरपर्सन है उनका नाम है सोमा मंडल, रानू मंडल से कंफ्यूज मत कीजिएगा। देखिए पीएससी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने सोमा मंडल को सेल मतलब कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अगले चेयरपर्सन के रूप में इनको अपॉइंट किया है। यह सेल की पहली व एकमात्र महिला चेयरपर्सन बनी है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा। साथ ही जो विश्व की जो मेजर स्टील कंपनीज हैं उनमें से भी जो किसी स्टील कंपनी की चेयरमैन बनने वाली ये पहली महिला बनी है, तो इम्पोर्टेंट और भी हो जाता है। इन्होंने वर्तमान चेयरमैन कौन थे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के? तो वह थे अनिल कुमार चौधरी, इन्होंने उनका स्थान लिया। अब यह बन गई हैं चेयरपर्सन सेल की। देखिए बात अगर हम करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है रोशनी नडार मल्होत्रा। इनके बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए SCL टेक की चेयरपर्सन बनी है ये है, और फोर्ब्स के द्वारा 2019 में एक लिस्ट जारी की गई थी मोस्ट पावरफुल वुमेन्स की, तो उस लिस्ट में यह 54th प्लेस पर रही थी। बात अगर मैं करूं एम नेत्रा के बारे में, देखिए एम नेत्रा UNDP की गुडविल एम्बेसडर बनाई गई हैं, और ये सिर्फ तमिलनाडु की 14 वर्ष की बच्ची हैं, तो इनकी ये क्वेश्चन हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद आना चाहिए, आपको इनकी फ़ोटो भी याद आना चाहिए अगर आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी है तो। देखिए UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। अगर मैं बात करूं कृतिका पांडे के बारे में, देखिए एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज इनको मिला है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। कृतिका पांडे ने की कौन सी बुक थी जिसके लिए उनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज जीता है, मिला है? तो उसको आप बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के। देखिए आपको नहीं मिलता है ना, याद नहीं आता है, आप गूगल पे सर्च करके बताइए, इसी बहाने आपको रिवाइज तो हो जाएगा, याद तो हो जाएगा, गलत मत बताइएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई है? देखिए यह जो राज्य है यह है गुजरात,
गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, इन्होंने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की है। देखिए इस योजना के बारे में अगर हम थोड़ा जानने की कोशिश करें तो इस योजना से राज्य के सभी किसानों को कवर किया गया है और यह योजना मौजूदा फसल बीमा योजना है उसकी जगह लेगी। जिन्होंने फसल बीमा का प्रीमियम भर दिया है ना, तो उनका जो प्रीमियम है उसकी धनराशि उनको वापस लौटा दी जाएगी। और इसमें साथ साथ जो आदिवासी किसान है ना, उनको भी इस योजना में शामिल किया गया है, इसलिए यह थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए गुजरात के राज्यपाल कौन है, अगर मैं उनके बारे में बात करूं तो वह है आचार्य देवव्रत। ठीक है, बात अगर हम करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए दिल्ली यहाँ पर लिखा हुआ है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है, तो इसको आप याद रखिएगा। बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है। ये क्वेश्चन में काफ़ी अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। बात अगर मैं करूँ आंध्र प्रदेश के बारे में, तो ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन लॉन्च किया है हाल ही में आंध्र प्रदेश ने, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मोहम्मद औलद बिलाल को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है? देखिए यह देश है मॉरिटानिया, यह इनकी फोटो है और यह स्थिति है मॉरिटानिया की, अफ्रीका महाद्वीप का यह एक देश है। अगर देखिए ये जो कंट्री है, इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? देखिए इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है, हाल ही में मॉरिटानिया में भारत के एम्बेसडर के रूप में अंजनी कुमार को अपॉइंट किया गया है। किनको अपॉइंट किया गया है? अंजनी कुमार को। देखिए एक और क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है नाउअक्चोत्रो और जो करेंसी है वह है मॉरिटानिया और गुइया। देखिए यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना, मोहम्मद औलद गजाउनी, उन्होंने ही मोहम्मद औलद बिलाल को यहाँ के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया है और मोहम्मद औलद बिलाल ने जगह ली है इस्माइल औलद सीदिया की। तो उनको आप याद रखिएगा, एक जैसे नाम है, कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है मलेशिया। हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है मुहिउद्दीन यासिन को। अगर मैं बात करूं इराक के बारे में, तो हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है मोहम्मद तौफिक अलवी को। अगर मैं बात करूं किर्गिस्तान के बारे में, तो हाल ही में किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किए गए हैं कुवातवेक वोरोनोव। तो उनको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मंत्री ने कृषि मेघ का शुभारंभ किया है? देखिए कृषि मेघ का शुभारंभ किया है हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। देखिए कृषि मेघ NARES मतलब कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस, इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया है। ठीक है, और कृषि मेघ डिजिटल कृषि सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा। इसके अलावा मंत्री जी ने हायर एजुकेशन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के लिए KVC ALU नीट का उद्घाटन भी किया है और राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना को भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है। तो उसको आप याद रखिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो निर्मला सीतारमन है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। इन्होंने हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डैशबोर्ड को लॉन्च किया है, तो उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पीयूष गोयल के बारे में, तो पीयूष गोयल हमारे कॉमर्स व इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। इन्होंने ईजिंग डूइंग बिजनेस फॉर आत्मनिर्भर भारत पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो उनको भी आप याद रखिएगा। ये अगर मैं बात करूं अमित शाह के बारे में, तो उनके बारे में हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं। ये हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का इन्होंने उद्घाटन किया है, तो उनको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया जाएगा? देखिए यह स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, तो यह पार्क तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकोसिस्टम के लिए स्थापित किया जाएगा। इसके निर्माण में लगभग 50,000 करोड़ की लागत आएगी और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे लगभग 1.5 लाख लगभग 1.5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किए जाने की उम्मीद है। देखिए अगर मैं बात करूँ तमिलनाडु से जुड़े हुए कुछ अन्य करंट अफेयर्स के बारे में, तो तमिलनाडु जो है वह बाजार से कर्ज लेने वाले राज्यों के मामले में पहले स्थान पर रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु के जो CM हैं एडापडी पलनीस्वामी, इनको पॉल हैरिस फेलो से सम्मानित किया गया है। अगर मैं बात करूं, देखिए तमिलनाडु के जो तंजावुर नेट्टी बर्ग्स है और अरम्बुर वुड्स नक्काशी है, इनको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु ने फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम को भी लॉन्च किया है। इसके अलावा हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने मोदाकुरिची जिले में एक टर्मरिक रिसर्च सेंटर खोलने की घोषणा की है, तो उसको आप याद रखिएगा। देखिए गवर्नर जो है वह है बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के। बात अगर हम करें दिल्ली के बारे में, देखिए दिल्ली में देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा
खोला गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को भी लॉन्च किया है। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस जो है उसमें छूट मिलेगी और भी अन्य सुविधाएं मिलेंगी। बात अगर हम करें तेलंगाना के बारे में, देखिए महिला व बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के लिए तेलंगाना पुलिस ने एक अभियान की शुरुआत की है जिसका नाम है साइब हर। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अब अगर मैं बात करूं केरला के बारे में, देखिए केरला ने शुरू किया है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, तो उसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अकोला के सराफा संघों के साथ समझौता किया है? देखिए यह समझौता किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसने दो बुलियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन, पहला तो अकोला सराफा एसोसिएशन, दूसरा अकोला सराफा व शुभांकर युवा संघ के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एसोसिएशन महाराष्ट्र के अकोला में स्थित है और इस समझौते का उद्देश्य बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फिजिकल मार्केट से कॉरपोरेशन बढ़ाना है। बीएसई के फिजिकल मार्केट को ये दोनों ट्रेड बॉडीज रिप्रेजेंट करेंगी, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए अगर मैं बात करूं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। ठीक है, और यह एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज, इसको आप याद रखिएगा। इसका जो हेड ऑफिस है वह है दलाल स्ट्रीट मुंबई में। देखिए इसका जो शेयर इंडेक्स है वो उसको भी आप याद रखिए, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो शेयर इंडेक्स है वह है सेंसेक्स। ठीक है, और मैं बात करूं इसमें कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं तो इसमें लगभग 30 कंपनियां लिस्टेड हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज है वह आता है वह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके बारे में बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका जो शेयर इंडेक्स है वह है निफ्टी। अगर मैं बात करूं कितनी कंपनियां लिस्टेड हैं तो यहाँ पर 50 कंपनियां लिस्टेड हैं और इंडिया का यह लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा इसको थर्मामीटर ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? निफ्टी को कहा जाता है, तो उसको आप याद रखिएगा। बात अगर मैं करूं एमपी स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, देखिए एमपी स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1919। इसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? वह है इंदौर में और यह इंडिया का थर्ड ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस को आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका जो क्या बोलते हैं लीगल स्टेटस इसको कब मिला? वैसे 1988 में स्थापना हुई थी लेकिन इसको लीगल स्टेटस मिला था 1992 को, उसको आप याद रखिएगा। देखिए सेबी भारत में स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, तो उसको भी आप याद रख सकते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चेयरपर्सन जो है वह है अजय त्यागी। हाल ही में इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है 18 महीने के लिए। देखिए यहाँ पर कुछ स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनकी लिस्ट बनाई हुई है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं इसलिए इनकी लिस्ट बना के कवर किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यूनाइटेड स्टेट की जो फेमस स्टॉक एक्सचेंज है वो इम्पोर्टेंट भी हैं, वह है नास्डाक, SP 500, डाउन जोन्स। चाइना की अगर मैं बात करूं तो संघाई स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पर। सिंगापुर की मैं बात करूं, सिंगापुर में है सिमेक्स। जापान में निक्की और मदर स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों अलग अलग हैं। और नीदरलैंड में जो एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज है यह दुनिया का ओल्डेस्ट है, इसलिए आपको याद रखिएगा, इंपोर्टेंट हो जाता है। मैं बात करूं साउथ कोरिया की तो यहाँ पर है कोसदाक। जर्मनी में है मिडेक्स, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडिया की हम अभी बात कर चुके हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? देखिए यह मनाया जाता है 12 अगस्त को, लेकिन आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। 12 जनवरी यहाँ पे लिखा हुआ है, 12 जनवरी को मनाया जाता है हमारा नेशनल यूथ डे, क्योंकि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी है। लेकिन यह है इंटरनेशनल यूथ डे, तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। दोनों अलग अलग है। यह दिन युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करने के लिए इस दिन को मनाते हैं। इसकी इस बार की थीम क्या है? तो इसकी इस बार की थीम है यूथ एंगेज्ड फॉर ग्लोबल एक्शन, तो इसको आप याद रखिएगा। देखिए पहली बार यह दिवस मनाया गया था 2000 में। इसके अलावा हर साल 12 अगस्त को ही विश्व हाथी दिवस भी तो मनाया जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए मैं बात करूं, देखिए 8 मार्च भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेंस डे। और 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल मजदूर दिवस या इंटरनेशनल लेबर डे, तो इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में किस पूर्व भारतीय फुटबॉलर का निधन हो गया है? देखिए भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर व मोहन बागान टीम के कप्तान
मनीतोम्बी सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। इसके अलावा ये हिंदुस्तान एफसी टीम का भी हिस्सा रहे हैं और हिंदुस्तान एफसी ने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग का खिताब जीता था, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पी.के. मुथुसामी। पी.के. मुथुसामी जो हैं यह जाने माने तमिल फिल्म गीतकार थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अगर मैं बात करूं राजीव त्यागी के बारे में, देखिए राजीव त्यागी जो हैं यह कांग्रेस पार्टी के नेता व प्रवक्ता थे और वे टीवी डिबेट्स एक्सपर्ट भी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूं बेंजामिन मैकापा के बारे में, इनके बारे में लिखा हुआ है बेंजामिन उमकापा, वैसे इनका नाम है। यह तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो उनको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। देखिए कल का जो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, हाल ही में किसी देश के नए हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो उनका नाम है राजेश भूषण। अगला जो हमारा आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आप आंसर देके बताइए, हाल ही में इंडिया के ने किस देश के साथ पाससेक्स एक्सरसाइज का आयोजन किया है। इसको हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एक चीज़ है, अगर आपसे इसका आंसर नहीं बनता है आप गूगल पे सर्च कीजिए, वहाँ से जाके आप देख के लिख सकते हैं। हमारा मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको यह चीज़ें याद रहें, ठीक है। बस इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद।